मैं हूं दानिश और आप देख रहे हैं गिरिडीह तक। आज हम लोग वक्फ अमेंडमेंट 2025 के बारे में बातचीत करेंगे। काफ़ी सारे सवाल है, जो लोगों के भी काफ़ी सवाल है, और इस कानून में क्या चेंजेस है पिछले कानून के मुकाबले। तो इन्हीं का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट इमरान खान। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी थैंक यू मुझे इस काबिल चुनने के लिए कि मैं कुछ आपको वक्फ बिल अमेंडमेंट्स जो नया आया है उसके बारे में कुछ बता सकें। सबसे पहला सवाल है कि वक्फ होता क्या और इसका जो कानूनी प्रोसेस है वो कैसे होता है। ये सवाल कई लोगों का है कि बहुत सारे लोग अभी इस चीज़ को नहीं जानते हैं कि वक्फ है क्या। असल में ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये बहुत पुरानी चीज़ है। और अगर इसकी हिस्ट्री देखा जाए तो खैर ये बहुत डेप्थ हो जाएगा, लेकिन मैं कुछ शब्दों में इसको अच्छे तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं। वक्फ की शुरुआत जो है वो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम से ही हुआ है। असल में बहुत सारी इसमें छोटी छोटी बुनियादी चीज़ें हैं। वक्फ की शुरुआत हुई क्यों, आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई कि वक्फ जैसे संस्था की शुरुआत करनी पड़ी। तो सबसे पहली बात यह है कि हमारे इस्लाम में जब इंसान कुछ करता है तो उसका सवाब उसको मिलता है मरने के बाद, ज़िंदे में भी। अब है कि जब इंसान मर जाता है तो उसका नामे आमाल जो होता है वो बंद हो जाता है, यानी कि अब वो कोई काम नहीं कर पाएगा जिससे उसको सवाब मिले। उसके बाद शुरू होता है सवाब जारिया, यानी कि मरने के बाद उस तक जो सवाब पहुंचाया जाए। तो ये जो वक्फ का कॉन्सेप्ट है ये सवाब जारिया का कॉन्सेप्ट से इंटरलिंक्ड है। उसमें सवाब जारिया 3 तरीके का होता है, जिसमें से एक वक्फ के ज़रिए से होता है। अगर कोई इंसान ज़िंदा में अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम कर जाए जिससे सोसाइटी के आवाम को कुछ फ़ायदा पहुंचता रहे ता क़यामत तक, या कुछ ऐसा मदरसा बना दे या स्कूल बना दे या चैरिटेबल हॉस्पिटल बना दे जिससे कई सालों तक लोग उससे फ़ायदा लोगों को मिलता रहे, उसका सवाब उसको मरने के बाद भी होगा। तो ये कॉन्सेप्ट को लेकर वक्फ जैसी संस्थाएं बनाई गई। शुरुआती इसकी अगर हम बोलें तो ये टर्की के अनातोलिया से शुरू हुआ था, और वहाँ से चलकर, चूँकि जैसे जैसे मुसलमान सभी जगह होने लगे तो वहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट जो है वो आना शुरू हो गया। यहाँ भी मुग़लों के टाइम में मेरे ख़्याल से लोधी वंश के समय से ही जो है वक्फ चलता आ रहा है। बेसिकली है क्या वक्फ में कि ये वक्फ जो है वो परमानेंट डेडिकेशन ऑफ योर प्रॉपर्टी, चाहे वो चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति हो, यानी कि आपने अपने जायदाद को कंप्लीटली वक्फ में डेडिकेट कर दिया जिससे अवामुन नास को कुछ फ़ायदा पहुँचे, गरीबों को कुछ फ़ायदा पहुँचे, यतीमों को कुछ फ़ायदा पहुँचे, और उससे एक वेलफेयर का काम हो सके। और जिस समय ये सिस्टम शुरू किया गया था उस वक्त या अभी भी है, ये इरिवर्सिबल था कि एक बार आपने वक्फ अपनी प्रॉपर्टी को कर दिया, फिर उसको ना आप बेच सकते हैं ना वो ट्रांसफ़र हो सकता है। अब वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो फलाह के लिए, लोगों के फलाह के लिए ही काम में लाया जाएगा। उसका पर्सनल इंटरेस्ट से अब कोई लेना देना नहीं रहा। तो यही है वक्फ। और इसी में धीरे धीरे मेरे ख़्याल से जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के वक्त में 1913 आई बिलीव, हाँ 1913, उस समय जब देखा गया कि नहीं, वक्फ का सिस्टम जो है वो सेंट्रलाइज्ड नहीं है। कुछ होता क्या था कि कुछ लोग वहाँ पे वक्फ कर दिए, कुछ वहाँ पे कर दिए, तो एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम नहीं था। तो अंग्रेज़ों के ज़माने में 1913 उस समय इसको सेंट्रलाइज किया गया। बिल नहीं बनाया गया, कोई कानून नहीं बनाया गया, सिर्फ सेंट्रलाइज किया गया कि नहीं चलो
सेंट्रल वक्फ बोर्ड 1923 में मेरे ख्याल से सेंट्रल वक्फ बोर्ड का जो है वो गठन हो चुका था 1923 में। उस समय भी अंग्रेज़ों का ही शासन चल रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि आज़ादी के बाद 1954 में, हाँ 54 में हर राज्य में एक वक्फ बोर्ड, स्टेट वक्फ बोर्ड का गठन किया गया और उसको अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चलाने के लिए उसमें काफ़ी सारे क्लॉजेस और काफ़ी सारे रूल्स और रेगुलेशंस बनाया गया कि कौन चला सकता है, कौन नहीं चला सकता है। फाइनल इसका जो है यानी कि एक्ट 1955 में बन चुका था जी। मेजर अमेंडमेंट्स जो हुआ है इसमें, क्योंकि देखिए एक्ट बनता है तो ऐसा नहीं है कि जो एक्ट बन गया वो एज इट इज़ रहता है। जब एक्ट को लागू किया जाता है तब इन रियलिटी पता चलता है कि इसमें क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या सुधार की ज़रूरत है। जब प्रैक्टिस में आता है कोई भी चीज़, हमारा संविधान ही देख लीजिए। संविधान जब 1950 में जब प्रैक्टिस में आया तो उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ी और ग्रेजुअली अमेंडमेंट्स होता गया और वो सारा जो भी एरर्स थे उसको दूर किया गया। तो 1955 में इसका एक मेजर चेंज लाया गया इस एक्ट में, वक्फ एक्ट में। और उसके बाद फिर 2013 में भी इसका एक अमेंडमेंट हुआ था जिसमें कुछ चेंजेस आए थे। और ये अभी जो रिसेंट जो अभी चल रहा है ये इसमें कुछ बेसिक चीज़ों को कुछ चेंज किया गया है जो मेरे ख्याल से कुछ लोगों के लिए डिससेटिस्फैक्ट्री भी है, कुछ लोगों के लिए ठीक भी है, यही कह सकते हैं। वक्फ तो आपने बता दिया, लेकिन इसमें कानूनी इसका प्रोसेस क्या है? यानी कि किसी को मान लीजिए कि अपनी ज़मीन को वक्फ करना है तो उसका कानूनी प्रोसेस क्या है और क्या क्या उस ज़मीन से उसको जो वक्फ करने वालों को कुछ प्रॉफिट भी होगा क्या? बहुत अच्छा सवाल किया आपने और यही सवाल कल सुप्रीम कोर्ट में जब बहस चल रही थी तो उसका जो मेन पॉइंट था वो इसी सवाल से रिलेटेड था। उसको कहते हैं वक्फ बाय यूज़र, वक्फ बाय यूज़र। अब समझने वाली ये बात है कि अभी तक जो वक्फ बाय यूज़र का कॉन्सेप्ट चल रहा था वो ये था कि आप अगर अपनी संपत्ति को वक्फ करना चाहते हैं तो आपके लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आप ओरली भी चाहें तो आप अपनी प्रॉपर्टी को, अपने जायदाद को वक्फ कर सकते थे और ये बहुत ज़माने से होता चला आ रहा है और इसमें लोगों को कोई एतराज़ भी नहीं हुआ। तो अभी तक इस नए बिल के आने से पहले तक इसमें कोई प्रोविज़न नहीं था कि व्हाट इज़ द वे टू डोनेट योर प्रॉपर्टी टू वक्फ। अब बन गया है कि नहीं, अब आपको डीड बनाना पड़ेगा, कागजात बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप अपनी संपत्ति को डोनेट कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कोई ऐसा, हाँ एक चीज़ और आपने पूछा कि उसमें हमारा क्या फ़ायदा है। तो एक बड़ा अभी न्यूज़ चैनल में आप सुन रहे होंगे एक वर्ड मुतवल्ली जी। हाँ, तो इस मुतवल्ली को समझिए। मुतवल्ली क्या होता है कि जैसे मैंने एक बड़ा सा प्रॉपर्टी वक्फ किया, अल्लाह के नाम पर दिया। अब उस प्रॉपर्टी को देने के बाद उसमें एक प्रोविज़न था, पहले के कानून में एक प्रोविज़न था कि उसका आप देख रेख, मुतवल्ली मतलब मैनेजर, उस प्रॉपर्टी का मैनेजर प्रेफर्ड आपको किया जाएगा बनने के लिए। जाहिर सी बात है हमारी प्रॉपर्टी है तो अगर हमको मैनेजर का पोस्ट ही मिल जाए तो दैट इज़ फेयर। उसमें क्या था कि अगर उससे कुछ रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, रेवेन्यू जनरेट अगर उस प्रॉपर्टी से हो रहा है तो यू कैन ओनली कीप एज ए मुतवल्ली 25% ऑफ द टोटल रेवेन्यू। द रेस्ट 75% आपको वो पब्लिक वेलफेयर के लिए या तो खुद खर्च करिए, दिखाइए कि हमने इतना जो है पब्लिक वेलफेयर के लिए खर्च किया है, या फिर वक्फ बोर्ड को आप हिसाब दे दीजिए कि 75% ऑफ द रेवेन्यू हैज़ बीन सबमिटेड टू वक्फ बोर्ड। ये इसका है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है क्या और ये जो पिछले कानून से कैसे अलग है? 1995 में जो वक्फ पे जो मेजर अमेंडमेंट्स आया जिसको हम अभी तक लेके चल रहे थे, तो देखिए अमेंडमेंट जो होता है वो बेसिक चीज़ों को बदलने के लिए नहीं होता है।
अगर बेसिक प्रिंसिपल को आप बदल देते हैं तो फिर इंटायर कानून जो है वो गड़बड़ हो जाएगा जी। तो इसमें जो नए बिल में है उसमें कुछ, चूंकि बेसिक चीज़ें जो होती है ना वो हार्ट सोल होता है, किसी भी कानून का बेसिक चीज़ जो होता है सोल होता है। आप अगर सोल को ही बदल दीजिएगा तो फिर कानून का कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा, फिर ना ही उसको लोग सही से समझेंगे और ना ही फिर उस पर कभी जो है वो मानेंगे। तो ये नए कानून में जो है वो कुछ बेसिक यानी कि सोल ऑफ द लॉ को चेंज कर दिया गया है। अब सोल ऑफ द लॉ क्या है? देखिए, एक सबसे जो अभी चल रहा है, हम देखें कई सारे यूट्यूब चैनल्स में मैंने सुना कि आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि 5 साल तक आप मुस्लिम हैं या नहीं है, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं है। लॉ जो एक्ट है उसकी सही जानकारी लोगों तक नहीं है। ये उन मुसलमानों के लिए नहीं है जो ऑलरेडी मुस्लिम्स हैं, ये वैसे मुसलमानों के लिए है जो कन्वर्जन के बाद मुसलमान बने हैं। लेकिन उसमें भी समझिए कि ये सही नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि आप द मोमेंट यू कन्वर्ट इनटू डिफरेंट रिलीजन, आपको ये फुल राइट है कि उस रिलीजन का हर कस्टम, हर रिचुअल्स को आप माने। इस पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए, इस पर कोई फोर्स नहीं होना चाहिए। अगर मैं कल हिंदू बनता हूँ तो कल से ही मेरा सारा कस्टम हिंदू का अपनाना पड़ेगा, या अपनाएंगे उसमें कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड नहीं है ये। उसी तरह से तो इस एक्ट में क्या कहा गया कि नहीं, आपको 5 years यू हैव टू बी मुस्लिम, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, एंड देन यू कैन वक्फ योर प्रॉपर्टी। एक दूसरी जो मेजर प्रॉब्लम है हमारे देश में, ओनरशिप राइट है। ओनरशिप राइट है, जैसे कि ये चश्मा अगर मेरा है तो हम इसके ओनर हैं जी। हमने इसको ख़रीदा है, हम इसके ओनर हैं। अब इसको हम तोड़ दें, फोड़ दें, कुछ भी करें तो इसमें मेरे ख्याल से कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता है। मेरा चश्मा है। उसी तरह से ये होता है ओनरशिप राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें ओनरशिप राइट दिया गया है, जैसे कि आर्टिकल 300A अगर आप देखेंगे तो उसमें ओनरशिप राइट है कि आप अगर किसी ज़मीन का मालिक हैं तो उसका मालिक हैं। इसमें क्या किया है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि इंटायर सिटीज़न ऑफ इंडिया के लिए उसके राइट्स को इन्फ्रिंज कर दिया गया है। कैसे इन्फ्रिंज किया गया है कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ही वक्फ में अपनी प्रॉपर्टी दे सकता है। क्यों भाई? अब कल होके ये कानून बना देंगे कि टेंपल में जो है वो सिर्फ हिंदू ही दे सकता है प्रॉपर्टी। क्यों? अगर हमारा मन है, हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं और मेरे गांव के बगल में कोई मंदिर है, हमको लोगों से बड़ा लगाव है, हमको लग रहा है कि नहीं मेरी ज़मीन है, हम इतना ज़मीन टेंपल में दें, इसमें रोक क्यों? सरकार इसमें रोक नहीं जी आप मुस्लिम हैं, आप ज़मीन नहीं दे सकते। ये कहीं ना कहीं हमारे मौलिक सिद्धांतों से टकराता है। तो ये 2 चेंजेस मैंने बताया। एक, 5 years प्रैक्टिसिंग कैन डोनेट द प्रॉपर्टी टू वक्फ। सेकेंड, कि नॉन मुस्लिम कैन नॉट डोनेट एनी प्रॉपर्टी टू वक्फ। ये दोनों मेरे ख्याल से मौलिक अधिकारों को जो है वो कहीं ना कहीं वायलेट कर रहा है। तीसरी एक अहम चीज़ है, जैसा कि मैं जान रहा हूँ जो इतने सारे, इंट्रोड्यूसिंग नॉन मुस्लिम टू दी काउंसिल। जो वक्फ काउंसिल, जो सेंट्रल बोर्ड है वक्फ का, उसमें पहले से ये था 1995 वाले एक्ट में ये है कि उसका रख रखाव सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ही कर सकता है। उसके सारे बोर्ड मेंबर्स वगैरह जो है वो मुस्लिम हो सकते हैं। इसमें क्या किया है कि नहीं जी, 2 नॉन मुस्लिम्स भी उसमें रहेंगे। अब प्रॉब्लम द नॉन मुस्लिम को रखने से नहीं है, प्रॉब्लम है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है, दैट इज राइट टू इक्वालिटी, जो आर्टिकल 14-15 में है, राइट टू इक्वालिटी, यानी कि ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया
आर इक्वल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रेस, रिलीजन एंड कास्ट। तो कहीं ना कहीं आपका ये वाला सिद्धांत जो है वो गड़बड़ हो जा रहा है। जब सारे रिलीजियस संगठन में उसी रिलीजन के लोग हैं, उसी रिलीजन के लोग जो है उसको मैनेज कर रहे हैं, तो सिर्फ वक्फ में ही नॉन मुस्लिम्स को इंक्लूड करना क्या ज़रूरी था? तो यहाँ एक बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर सवाल किया था। बिल्कुल करना चाहिए, बिकॉज दिस इज समथिंग वेयर मेरे ख्याल से नॉट ओनली मुस्लिम्स बट ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया शुड हैव ऑब्जेक्शन, क्योंकि ये सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है। क्योंकि आज ठीक है, आज मुसलमानों के लिए किया, कल इसी तरह का कोई बिल सिखों के लिए आ जाएगा, इसी तरह का कोई बिल हिंदूज़ के लिए आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये केओस पैदा हो जाएगा हमारे देश में। क्योंकि देश में केओस नहीं होना चाहिए किसी बिल को लेके, क्योंकि बिल और एक्ट जो बनाया जाता है वो चीज़ों को स्मूथ करने के लिए बनाया जाता है, ना कि उसको उथल पुथल करने के लिए बनाया जाता है। तो ये चीज़ है। हाँ, चेंजेस, और भी चेंजेस मैं बताऊं इसमें क्या है। एक था पिछले एक्ट में सेक्शन 3C, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कलेक्टर को अथॉरिटी बनाया गया है, सर्वे अथॉरिटी, और किसी भी तरह का डिस्प्यूट अगर होता है तो वो आप कलेक्टर के पास जा सकते हैं। उस डिस्प्यूट क्या, मान लिया जाए कोई प्रॉपर्टी है जो सरकार कह रही है नहीं जी ये वक्फ की नहीं है, ये सरकार की है। अब बताइए कलेक्टर किसकी है, रेवेन्यू ऑफिसर किसका है, गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का। तो आप कह रहे हैं कि हमसे लड़िए और हमसे फैसला करवाइए। ये वही बात हो गई कि हमसे लड़िए और हमसे फैसला करवाइए। स्टेट गवर्नमेंट का ही कलेक्टर है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और लड़ाई भी स्टेट गवर्नमेंट से चल रही है वक्फ की, कि नहीं जी ये प्रॉपर्टी वक्फ की है, और स्टेट कह रही है नहीं जी ये तो स्टेट की है। तो फैसला तो न्यूट्रल होना चाहिए, न्यूट्रल आदमी फैसला कर सकता है, पार्टी फैसला नहीं कर सकता है। जैसे हमारे कोर्ट में ही है, अगर दो पक्षों में केस होता है, मुकदमा होता है, तो कह दिया जाए कि एक पक्ष को, मुद्दाले को कह दिया जाए तुम फैसला कर लो, तो क्या लगता है कि फैसला वो सही होगा, जस्टिस नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ का जो है वो डिससेटिस्फेक्शन लोगों में है। जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है वो संविधान के किसी अनुच्छेद से टकराता है क्या? संविधान के 2-3 आर्टिकल से टकराता है ये। पहला जो मैंने अभी इससे पहले मैंने बताया कि आर्टिकल 26 जो है, मैं एग्जैक्ट तो नहीं है मेरे पास, कॉन्स्टिट्यूशन की किताब है, मैं आपको आर्टिकल 26 के बारे में बता सकता हूँ। देखिए आर्टिकल 26 क्या कहता है कि यू हैव राइट टू प्रैक्टिस योर रिलीजन, यही है ना। 26 कहता है कि आपको अपना रिलीजन को प्रैक्टिस करने का फुल राइट है। तो वक्फ जो है, लोग इसको ऐसे भी कह रहे हैं आज के डेट में कि वक्फ जो है वो दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू रिलीजन। क्यों नहीं रिलीजन से रिलेटेड है? जब इसकी ओरिजिन कुरान और सुन्नत से हो रहा हो, जब इस कार्य को करने के पीछे मनसा हेयर आफ्टर में सवाब लेने का हो, फिर ये रिलीजन से क्यों नहीं रिलेट हो सकता है? हम वक्फ कर ही इसीलिए रहे हैं कि कल होके हम जब मरेंगे तो जन्नत में हमारे लिए ये सवाब बनकर जाएगा। तो ये तो हमारा डायरेक्ट रिलेशन है रिलीजन से, और जब किसी चीज़ का डायरेक्ट रिलेशन रिलीजन से है तो फिर रिलीजियस राइट के कैटेगरी में आता है ये। 26 कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन 26 कहता है कि नहीं जी आपको तो अधिकार दिया गया है, अपने रिलीजन को आप फैलाएं, अपने रिलीजन को मानें, और अपने रिलीजन के हर कार्य को आप अपने हिसाब से करें। तो यहाँ तो बीच में गवर्नमेंट जो है वो दखल अंदाजी कर रही है। आप ज़मीन नहीं डोनेट कर सकते हैं, आप जो है वो अगर किसी डिस्प्यूट में हैं तो हमारा ही अथॉरिटी उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगा। तो ये डायरेक्ट जो है वो वायलेशन है आर्टिकल 26 का।
फिर आपको मैंने बताया आर्टिकल 300A, इसका भी वायलेशन है, जिसमें हमें राइट दिया गया कि हमारी प्रॉपर्टी है, हम किसी को दे दें भाई, हम टेंपल को दे दें, हम जो है वो गिरजाघर में दे दें, हम गुरुद्वारा में दे दें। हु आर यू टू स्टॉप मी? दैट मीन्स द राइट विच हैज़ बिन गिवन टू मी बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस, यू आर नाउ टेकिंग दैट राइट अवे फ्रॉम मी। क्या इस कानून से संपत्ति मालिकों के अधिकार प्रभावित होते हैं क्या? हाँ, जैसा कि मैंने बताया, वक्फ बाय यूज़र, तो डायरेक्ट तो नहीं हो रहा है। अगर डायरेक्ट आप कहिएगा कि किसी संपत्ति के मालिकों का अधिकार हनन हो रहा है तो हम कहेंगे कि नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट में हो रहा है। कैसे हो रहा है आप ऐसे समझिए, वक्फ बाय यूज़र जो अभी मैंने बताया, तो ये तो ख़त्म कर दिया गया है। अब अगर ये रेट्रोस्पेक्टिव होता है, जो कि जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि होने वाला है, अगर ये रेट्रोस्पेक्टिव होता है तो 300 साल पहले कोई मस्जिद बना हुआ है, उसके कोई कागजात नहीं है, लेकिन उसको मान लिया गया है कि ये वक्फ की ज़मीन है। चूँकि एक सुप्रीम कोर्ट में 1976 में एक केस आया हुआ था, और उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है यही सेम मसला था। उसमें कोई मस्जिद थी, मस्जिद में लोगों ने डीड वगैरह दिया कि नहीं जी ये मस्जिद की ज़मीन हमारी है, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें साफ साफ कहा कि नहीं, बाय द यूज़ ऑफ द प्रॉपर्टी ये पता चल रहा है कि इसमें मस्जिद था और मस्जिद काफ़ी पुरानी थी और लोग उसमें नमाज अदा कर रहे थे, तो बाय यूज़ जो है ये वक्फ की होती है, ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो अब क्या है कि 300 साल पहले, चूँकि उस समय तो था नहीं, वक्फ करने के लिए कोई डीड की ज़रूरत थी नहीं, तो बहुत सारे ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो बिना डीड का, बिना कागजात का जो है वो वक्फ कर दिया गया। अब आज के डेट में उन सारे ज़मीनों का कागजात मांगा जाएगा तो कहीं ना कहीं फिर डिस्प्यूट होगा। अब डिस्प्यूट हुआ तो चलो ठीक है, डिस्प्यूट जाएगा कहाँ? कोर्ट में जाएगा। आपने ट्रिब्यूनल्स के पावर को कम कर दिया, कम क्या, ख़त्म ही कर दिया है। अब क्या है कि आप जाइएगा कलेक्टर के पास, कलेक्टर के पास भी आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो फिर आप जाइएगा हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में भी अगर नहीं होगा तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट। तो कुल मिलाकर अगर किसी प्रॉपर्टी पर कोई डिस्प्यूट हो गया, अगर कोई मालिकाना हक रख रहा है, तो हम समझते हैं कि उसको छोड़ने के अलावा और कोई रास्ता उसके पास नहीं बचेगा। तो यस, इस बिल के तहत संपत्ति के मालिकों का कहीं ना कहीं हनन होना तय है। अगर किसी को लगता है कि उसकी जो संपत्ति है वो किसी गलत तरीके से वक्फ हो गई है, तो उसके पास क्या उपाय है? ये जो नया बिल है वो तो बहुत बढ़िया उपाय है। नया बिल जो है उसके लिए तो फेवरेबल है। अगर किसी को लगता है कि हमारी ज़मीन को गलती से वक्फ कर दिया गया है, तो आई थिंक दिस न्यू अमेंडमेंट बिल इज़ गोइंग टू बी फेवरेबल फॉर देम, क्योंकि उनके लिए तो है ही, वक्फ बाय यूज़र का तो रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई कर ही दिया जा रहा है, फिर तो वो अपनी ज़मीन ले लेंगे। लेकिन मुद्दा यहाँ ये आता है कि आप इतने दिन से उस पर क्लेम नहीं किए और आप ये भी नहीं बता रहे हैं कि दिस प्रॉपर्टी वॉज नॉट वक्फ्ड अर्लियर। अब ओरल को कौन दिखा सकता है? ना आप दिखा सकते हैं, ना हम दिखा सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी अगर हमारे दादा परदादाओं ने वक्फ कर दी होगी तो ना मेरे पास डॉक्यूमेंट है, ना आपके पास डॉक्यूमेंट है। तो ये तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन का और एक नया टूल पैदा किया जा रहा है कि आप कॉन्ट्रडिक्शन में आइए। तो मेरे हिसाब से दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी यूजफुल टूल फॉर देम हु थिंक दैट देयर प्रॉपर्टी इज इलीगली एक्वायर्ड बाय वक्फ। एज आप एडवोकेट, आपको क्या लगता है कि इस जो कानून है उसमें और कुछ बदलाव की ज़रूरत है क्या? कानून में बदलाव की ज़रूरत, सबसे पहली बात, वक्फ अमेंडमेंट बिल की ज़रूरत अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूँगा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी हमारे सामने अभी कोई अमेंडमेंट बिल लाने की इसमें, क्योंकि इससे भी बड़ी समस्याएं अभी हमारे देश में है। जी बिल्कुल। जैसे आप देख लें, सबसे एक जो अहम चीज़ है, राइट टू एजुकेशन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, पढ़ाई करना, अच्छी शिक्षा प्राप्त करना।
सरकार ने भी RTE एक्ट लगाया है कि नहीं भाई 14 साल और 14 साल से नीचे के बच्चों को जो है वो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी आप सरकारी स्कूलों का हाल देख लीजिए, ना वहाँ पे सफिशिएंट टीचर्स हैं, ना वहाँ पे एजुकेशन अच्छा मिल रहा है। सेकंड, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर है हमारे समाज का, वो है हेल्थ सेक्टर। देख लीजिए हाल सरकारी हॉस्पिटल्स का, आप दवा लेने जाएंगे एक भी दवा नहीं मिलेगा। और दूसरी बात है डॉक्टर, जब आप जाएंगे तो पता करके जाना पड़ेगा कि डॉक्टर साहब बैठे हैं, 5 मिनट में जाके इलाज करा लीजिए। अब वो भी इलाज कैसा होगा नहीं होगा ये हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये जग जाहिर है। तो ये सब सेक्टर्स को इम्प्रूव करना निहायत ज़रूरी था, ना कि ऐसे विवादित चीज़ों को बीच में लाना। तो मेरे ख्याल से लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि बिल है, एक्ट है, अब एक्ट जो है वो आता रहता है, उस पर अमेंडमेंट होता रहता है, इस पर उतना हाय तौबा मचाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बिल आया है, अगर डिससेटिस्फैक्शन है हमारे पास तो हमारे लिए एक जुडिशियल रास्ता है। सरकार ने हमें तरीका बताया है उसको अपोज करने का। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट गए भी हैं। और एक नई चीज़ आपको बता दूं, कल के जजमेंट में जो स्टे लगा दिया है, इन तीनों चारों चीज़ों पे स्टे लगा दिया गया है। एक तो अपॉइंटमेंट ऑफ कलेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ नॉन मुस्लिम्स, और आपका जो 5 इयर्स प्रैक्टिसिंग, इन सब चीज़ों पे, वक्त बाय यूज़र पे भी, तो इन सब चीज़ों पे अभी जो है वो स्टे लगा दिया गया है टिल द नेक्स्ट ऑर्डर। तो ये तो सिस्टम है, और मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेसी में ये सिस्टम अगर एक्टिव है तो बढ़िया है जी। क्योंकि बिल बनना चाहिए, नहीं भी बनना एक दिक्कत की बात है। फिर हमको ये लगेगा कि भाई हमारी सरकार सोई हुई है। तो बिल बनना चाहिए, और अगर उसमें कुछ गलतियाँ हुई हैं तो उसका अमेंडमेंट भी होना चाहिए। लेकिन इतना हाई तौबा मचाने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा हो गया। तो कुछ रूमर्स भी हैं समाज में, और मैं समझता हूँ कि जिसे जानकारी नहीं है, जिन्होंने बिल को पढ़ा नहीं है थॉरली, उन लोगों के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि उनको इस पर कोई अपने से जो है वो एग्जेजरेट नहीं करना चाहिए कि ऐसे है वैसे है, जब तक कि आप देख ना लें बिल को क्या है, एक्चुअल में क्या है। कुछ लोग कह रहे थे, मुझे अभी कल ही डिस्कशन चल रहा था इस बारे में वकालत खाना में, तो कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं जी, इसमें तो गवर्नमेंट ने जो है वो औरतों के लिए बड़ा अच्छा किया है। मैंने कहा क्या औरतों के लिए अच्छा किया है भाई? नहीं, 2 मुस्लिम वुमेन को कमिटी में रखा गया है। मतलब ये तो नई बात क्या थी? नई बात तो इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि 1995 वाले में भी अगर आप देखते हैं तो उसमें क्या था, उसमें था कि देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 women इन द मेंबर्स, एटलीस्ट 2, मैक्सिमम कितना ही हो सकता है। अब के अमेंडमेंट में क्या किया है कि देयर शैल बी 2, मतलब आपने तो लिमिट कर दिया है। आपके अमेंडमेंट बिल में जो एक्ट है उसमें तो आपने लिमिटेशन लगा दिया कि नहीं, औरतें सिर्फ 2 ही रह सकती हैं, जबकि इससे पुराने वाले में था कि नहीं, कम से कम 2, एटलीस्ट 2, मिनिमम 2, मैक्सिमम आप 4, 5, 6 जितना जा सकते हैं। तो चीज़ों को पढ़ने से ये सारी चीज़ें समझ में आता है कि क्या सही है क्या गलत है। आखिरी सवाल है कि आम जनता को और कुछ इस कानून के बारे में कुछ अगर जानकारी देना चाहते हैं आप, क्या? इस कानून की जानकारी हर मुसलमानों को ही नहीं बल्कि हर सिटीज़न को होना चाहिए। और जैसा कि मैंने कहा कि अभी तो जुडिशियल रिव्यू में अभी चल रहा है, और मैं समझता हूँ कि जो डोनेशन ऑफ ओनली मुस्लिम वाला जो क्लॉज है, उस क्लॉज को कहीं ना कहीं हटाना चाहिए, क्योंकि हम एक सेकुलर कंट्री में रहते हैं और हमें हक होना चाहिए कि हम अपने स्वेच्छा से दान कर सकें, चाहे वो जिस रूप में हो, चाहे वो संपत्ति के रूप में हो, चाहे वो पैसे के रूप में हो, चाहे वो जेवर के रूप में हो। हमारा ये अपना पर्सनल राइट्स है कि हम अपनी चीज़ों को टेंपल में दें, अपनी चीज़ों को मॉस्क में दें, या अपनी चीज़ों को हम गिरजाघर में दें, कहीं भी दे सकते हैं। तो इसमें मेनली ये है कि
एक और चीज़ दानिश भाई मैं बताना भूल गया आपको कि लोगों में ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि नहीं ये सुचारू रूप से चलाने के लिए किया जा रहा है। तो सुचारू रूप से चलाने के लिए जो किया जाता है, जैसे अगर कोई आदमी बीमार पड़ता है तो उसकी बीमारी को ठीक किया जाता है, ना कि इंसान को ही ख़त्म कर दीजिए बीमारी तो अपने आप ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। इनका कहना है कि नहीं भ्रष्टाचार फैल गया था वक्फ बोर्ड में। तो भाई ठीक है, भ्रष्टाचार फैल गया था, हम भी इस बात को मानते हैं। मतलब मैंने जहाँ तक देखा है तो कहीं ना कहीं कुछ जगहों पे इसमें भ्रष्टाचार आया है। तो किस में भ्रष्टाचार नहीं है बताइए, कहाँ भ्रष्टाचार नहीं है? अब है कि कहाँ नहीं है तो वक्फ में भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर भ्रष्टाचार है तो उसको ख़त्म करना चाहिए, भ्रष्टाचार को ख़त्म करिए, ना कि आप पूरी तरह से वक्फ को ही ख़त्म कर दीजिए। अब आप ये कहेंगे कि वक्फ तो ख़त्म हुआ नहीं है, हुआ है। आप देखिए मेरे पास बिल का कॉपी है, अगर आप चाहेंगे तो मैं उसका कंप्लीट जो है वो दिखा दूंगा, जूम करके आप दिखा भी सकते हैं, जिसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। इसमें वक्फ को जो है वो कंप्लीटली सब्स्टिट्यूट करके आगा खानी वक्फ कर दिया गया है, बोहरा वक्फ कर दिया गया है। मतलब आप कहीं ना कहीं उसके नाम को ही, हाँ एक वक्फ देखिए फॉर द एंड, अगर आप दिखाना चाहें तो 2 सेक्शन 2 जो न्यू अमेंडमेंट का है, सेक्शन 2 का है, इसमें है इन सेक्शन 1 ऑफ द वक्फ एक्ट 1995 hereinafter referred to as the principal act, the subsection 1 for the word waqf, the word united waqf management, empowerment, efficiency and development shall be substituted. So you have completely substituted the name of waqf. तो आपने तो इलाज क्या किया, आपने तो इंसान को ही ख़त्म कर दिया। तो मैं लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आप जानकारी हासिल करिए और जो वक्फ का फंडामेंटल जो सोल है उस सोल को ज़िंदा रखिए और अवाम नास के लिए आप कुछ करिए। अगर आपके पास है तो डोनेट करिए और सवाब का हकदार बनिए, यही कहेंगे। रही बात है इसके बारे में अमेंडमेंट जो है वो हुआ है, उस पर फिर से अमेंडमेंट हो सकता है। ऐसा कहीं नहीं है कि एक बार अमेंडमेंट हुआ उसके बाद अमेंडमेंट होगा ही नहीं। तो आई डोंट थिंक दैट देयर शुड बी टू मच ह्यू एंड क्राई इन द सोसाइटी फॉर दिस अमेंडमेंट बिल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस वक्फ जो कानून है उसके बारे में लोगों को जानकारी दी, उसके लिए अपना कीमती समय दिया, उसके लिए भी धन्यवाद आपको। थैंक यू वेरी मच। और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं इसके बारे में कुछ बता सकूं। तो थैंक यू वेरी मच।